नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके घटना चक्र की जो यूजीसी नेट की सीरीज चल रही है उसके 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, जो शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित थे। बाकी के हम लोग आज करते हैं, 31 से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 31 है, कंप्यूटर में ASCII का पूरा नाम क्या है? तो ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज डी है। कंप्यूटर में ASCII का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यह इलेक्ट्रॉनिक संचार में उपयोग होने वाला एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड होता है ये, ठीक है। अगला है 32, किसी प्रतिष्ठित कंपनी ने अपने नेटवर्किंग आर्किटेक्चर और वाइड एरिया कनेक्टिविटी के प्रबंध और रखरखाव के लिए श्रीहर्ष को नौकरी पर रखा। निम्नलिखित में से कौन सा उसका सर्वोपयुक्त जॉब प्रोफाइल होगा? प्रोग्रामर, आर्किटेक्ट, नेटवर्किंग इंजीनियर या वेब डिज़ाइनर। क्योंकि इसमें नेटवर्किंग आर्किटेक्चर और वाइड एरिया कनेक्टिविटी का है तो इसके लिए नेटवर्क इंजीनियरिंग का काम होता है, तो इसका आंसर सी होगा। नेटवर्किंग आर्किटेक्चर और वाइड एरिया कनेक्टिविटी के प्रबंध और रखरखाव का कार्य नेटवर्किंग इंजीनियर द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न संचार माध्यम आपस में जुड़कर समान नियमों का अनुपालन करते हुए डेटा और एवं सूचनाओं का आदान प्रदान कर संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं। अगला है 33, इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम किसी विशिष्ट एप्लीकेशन के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम का सेट होता है, और कथन सेकंड है हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त भागों को दर्शाता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें डी, मतलब कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। तो सत्य क्या है कि हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त भागों को दर्शाता है, ये बात सही है। एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों को ऐसा समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। किसके बीच में? हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एवं उपयोगकर्ता के बीच में संबंध स्थापित करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम तथा उनके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न एप्लीकेशन, प्रोग्राम के बीच समन्वय स्थापित करता है। अतः स्पष्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न एप्लीकेशन के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम का सेट होता है, न कि किसी विशिष्ट एप्लीकेशन के संचालन के लिए। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से? MS-DOS है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के 95, 98, 2000, XP, विस्टा 7, 8, 10, विंडो 10, एप्पल का मैक OS और एंड्रॉयड का OS। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक एवं मूर्त भागों को दर्शाता है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब CPU। अतः कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। अगला है मल्टीमीडिया फाइल्स वे दस्तावेज हैं जिनमें निम्नलिखित का संयोजन होता है। किसका होता है? मल्टीमीडिया में होता है फोटोग्राफ का, वीडियो का, कंप्यूटर का, ऑडियो का, ठीक है। तो इसमें किसका होता है? टेक्स्ट का होता है, और फोटोग्राफ का होता है, और वीडियो का होता है। कंप्यूटर का नहीं होता है इसमें ना, हाँ कंप्यूटर का नहीं होता है, ऑडियो का होता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द से बना है जिसका अर्थ है माध्यम। किसी सूचना को प्रस्तुत करने हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जब किसी सूचना को प्रस्तुत करने हेतु एक से अधिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। मल्टीमीडिया फाइल्स वे दस्तावेज हैं जिनमें टेक्स्ट, फोटोग्राफ, ग्राफिक्स, इमेज, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो शामिल होते हैं। अतः स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया फाइल्स के अंतर्गत कंप्यूटर नहीं आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर नहीं आता है, और बाकी
ABCE, ठीक है। बाकी सब आते हैं, टेक्स्ट, वीडियो, फोटोग्राफ, ऑडियो। अगला है कथन दिए गए हैं, वेबिनार के माध्यम से मेजबान संगठन का वक्ता किसी भी स्थान पर बैठे दर्शक के साथ मल्टीमीडिया विषय वस्तु को साझा कर सकता है। कथन एक है। सेकंड क्या है कि वेबिनार के माध्यम से वक्ता और प्रतिभागी किसी स्थान पर अवस्थित मल्टीमीडिया विषय वस्तु को साझा कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा है? कथन एक सही है और कथन दो गलत है। तो एक क्या था हमारा? एक था वेबिनार के माध्यम से मेजबान संगठन का वक्ता किसी भी स्थान पर बैठे दर्शक के साथ मल्टीमीडिया विषय वस्तु को साझा कर सकता है। सही है। इसमें क्या है? वेबिनार शब्द वेब अर्थात सेमिनार शब्द का संयुक्त रूप है। यह एक आभासी कार्यक्रम है जो इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। वेबिनार के माध्यम से मेजबान संगठन का वक्ता किसी भी स्थान पर उपस्थित दर्शक के साथ मल्टीमीडिया विषय वस्तु को तो साझा कर सकता है, परंतु उसके माध्यम से वक्ता तथा प्रतिभागी किसी स्थान पर अवस्थित मल्टीमीडिया विषय वस्तु का साझा नहीं कर सकते। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी मैक्सिमम जो होते हैं वो वेबिनार का यूज कर रहे हैं मीटिंग वगैरह के लिए, इसके लिए। अगला है, जल में स्थायी कठोरता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं या गुण हैं? तो इसमें है स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट रहता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की विद्यमान, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की विद्यमानता जो होती है ना वो कठोरता के लिए होती है। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है। इसमें पढ़ देते हैं, कठोर जल साबुन के साथ फैन उत्पन्न नहीं करता है। जल में घुलित लवणों के आधार पर जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। अस्थायी कठोरता, जब जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं तो इसे जल की अस्थायी कठोरता कहते हैं। इस अस्थायी कठोरता को जल को उबालकर दूर किया जा सकता है। क्योंकि गर्म करने पर जल में घुलित बाइकार्बोनेट अघुलित कार्बोनेट्स में बदल कर नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्थायी कठोरता की बात हो रही थी। तो स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड होते हैं और अस्थायी कठोरता के लिए बाइकार्बोनेट्स होते हैं। स्थायी कठोरता, जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट विद्यमान होते हैं तो इसे जल की स्थायी कठोरता कहते हैं। यह स्थायी कठोरता, जल की कठोरता को केवल उबालकर दूर नहीं किया जा सकता। जल की स्थायी कठोरता आसवन और परम्यूटेड विधि द्वारा भी दूर किया जा सकता है। तो ये एक चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए कि जो स्थायी कठोर जल होता है ना, उसकी कठोरता जो दूर करते हैं वो आसवन और परम्यूटेड विधि द्वारा होती है। अगला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम होता है? तो यह है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम 1972। ये स्टॉकहोम सम्मेलन कहलाता है। हाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पर्यावरण के सुधार के लिए उससे संबंधित मामलों के लिए उपबंध करने के लिए 1986 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण के सुधार एवं संरक्षण से मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों और संपत्ति को होने वाले परिसंकट के निवारण से है। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम वर्ष 1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था, की घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुपालन में किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 253 क्या वो करता है? ये करता है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान करता है। ये पर्यावरण के संरक्षण के संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के भाग 4 के नीति निषेधक तत्व के संविधान के अनुच्छेद 48A तथा भाग 4A के मूल कर्तव्य के उद्देश्य 51A के जी उपखंड जी में भी किया गया है। तो दो जगह किया गया है, एक 48 में किया गया है नीति निषेधक तत्व में, दूसरा जो मूल कर्तव्य है उसका जो 51A है अनुच्छेद, उसमें जी उपखंड में किया गया है। ठीक है। अगला है, खतरनाक अपशिष्ट को अभिलक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं पर विचार किया जा सकता है? चालकता, दाहकता, संचारकता, चुंबकीय प्रवृत्ति या अभिक्रियाशीलता। तो इसमें हम लोग करते हैं बी होगा इसका, BCE
तो इसमें होगा क्या, दाहिकता, संचारकता और अभिक्रियाशीलता, ये 3 होंगे। ठीक है, पढ़ देते हैं एक्सप्लेनेशन। खतरनाक अपशिष्ट को अभिलक्षित करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा निम्नलिखित 4 विशेषताओं पर विचार किया जा सकता है, दाहकता पे, संचारकता पर या अभिक्रियाशीलता पर। चौथा है विषाक्तता पर। खतरनाक अपशिष्ट ठोस, द्रव और गैस किसी रूप में हो सकते हैं, यह मानव स्वास्थ्य हेतु हानिकारक होता है। इसमें इसमें ये है नहीं है विषाक्तता। ठीक है, अगला है 39, अर्धचालक के रूप में फोटोवोल्टिक सेल्स में प्रायः प्रयुक्त होने वाले बहुक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है। क्या है ये? भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल। अर्धचालक के रूप में फोटोवोल्टाइक सेल्स में प्रायः प्रयुक्त होने वाले बहुक्रिस्टलाइन सिलिकॉन भिन्न अभिविन्यास वाले भिन्न भिन्न क्रिस्टल होते हैं। इसमें प्रभावी फोटोवोल्टाइक सोलर सेल का निर्माण होता है। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, अगला है भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रदूषकों को आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटे के आधार पर निकाले गए औसत हेतु निर्धारित सीमाओं का सही क्रम क्या है? इसमें सही क्रम बताना है। तो जो इसमें PV तो सबसे लास्ट में होगा। हाँ, सबसे पहले PM10 का हम लोग करते हैं, फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड का है उसका होगा, फिर PM2.5, फिर आ जाएगा PP। भारत की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में जो आया था कि प्रावधानों के तहत प्रदूषकों को आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटे के आधार पर निकाले गए औसत हेतु निर्धारित सीमाओं का सही क्रम क्या है? विषाक्त पदार्थ, इसमें आ जाएगा PM10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा SO2, इसका है 80। अच्छा, ये जो PM10 है उसका सांद्रण जो होगा वो होगी 100 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड की होगी 80, और विविक्त पदार्थ इसमें PM2.5 आ जाएगा, इसमें 60 है PM2.5 की, और जो PB होता है सीसा उसकी है 1। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से क्या UGC का उत्तरदायित्व नहीं है? तो उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विनियमन ये है। उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों में अनुशासन अनुरक्षण ये नहीं है। और संकाय सदस्यों की शोध परियोजना के लिए अनुदान देना भी है। विश्वविद्यालयों को मॉडल पाठ्यचर्या का सुझाव देना ये भी है। वर्ष 1952 में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक निधियों में से केंद्रीय विश्वविद्यालयों, अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों को अनुदान सहायता के आवंटन से संबंधित सभी मामलों को UGC को संदर्भित करते हुए इसकी स्थापना की 1952 में। ठीक है, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिनांक 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से UGC का उद्घाटन किया। तो उद्घाटन कब हुआ था? 1953 में 28 दिसंबर को, और जो स्थापना की गई थी कि मतलब ये 1952 में, और फिर उसके बाद इसे वर्ष 1956 में 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित कर दिया गया था। तो UGC क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश का एकमात्र अनुदान प्रदाता अभिकरण है। इसे 2 उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। पहला क्या है? ये यथा निधियाँ प्रदान करने का उत्तरदायित्व और देश में उच्चतर शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और उसका रखरखाव। जो मानक हैं उनका समन्वय करना, उनका निर्धारण करना, उनका रखरखाव करना उच्चतर शिक्षा के। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निम्नलिखित उत्तरदायित्व इसके अलावा और कौन कौन से हैं? विश्वविद्यालय शिक्षा का संवर्धन और समन्वय, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और शोध के मानकों का निर्धारण और रखरखाव, शिक्षा की न्यूनतम मानकों के संबंध में विनियमन, और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की निगरानी, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान का संवितरण, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य, विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करने के लिए किए जाने वाले अनिवार्य उपायों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श। ठीक है,
अतः स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों में अनुशासन अनुरक्षण यूजीसी का उत्तरदायित्व नहीं है। अगला है व्यक्ति और उनका क्षेत्र, हमें मिलान करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, एस चंद्रशेखर, मंजुल भार्गव, अमर्त्य सेन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा कि हम लोग को पता है किससे रिलेटेड हैं, साहित्य से हैं, और इन्हें तो गीतांजलि पर नोबेल भी मिला है 1913 में। और अमर्त्य सेन भौतिकी, इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला है। एस चंद्रशेखर किससे थे, भौतिकी से रिलेटेड थे। और चंद्रशेखर सीमा जो थी 1.4। और इसके बाद मंजुल भार्गव गणित, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन पढ़ देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1961 को कोलकाता में हुआ। उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ये महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भारत के राष्ट्रगान की भी रचना की। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ गीतांजलि एवं साधना है। इन्होंने 1901 में शांतिनिकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एस चंद्रशेखर, इनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। भारत में जन्मे खगोल भौतिक वैज्ञानिक को 1983 में मिला था। इन्हें भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के भतीजे थे। और सीवी रमन को कब मिला था, 1930 में मिला था शायद, रमन इफेक्ट के लिए। चंद्रशेखर ने व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए चंद्रशेखर सीमा का निर्धारण किया। मंजुल भार्गव का कनाडा में भारतीय परिवार में 1974 ईस्वी में जन्म हुआ। कनाडियन अमेरिकी मंजुल भार्गव गणितज्ञ हैं। इन्हें इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2014 में फील्ड्स मेडल प्रदान किया गया था मंजुल भार्गव को। अमर्त्य सेन, ये उन्हें 1998 अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं अर्थशास्त्र में, ठीक है। ये अर्थशास्त्री लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र में पारंगत हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1999 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने बड़ी फेमस बुक भी लिखी हैं 2-3, जिनमें से एन आर्गुमेंटल इंडियन करके है, 1-2 और हैं। अभी हाल ही में 1-2 सालों में भी इनकी एक नई आई है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन क्या है, उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। तर्क क्या है, उच्च शिक्षा संस्थानों की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि वे विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। तो चयन करना है, तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय विभिन्नताओं का होना सामान्य बात है। कोई भी संस्था देश काल परिवेश में स्वयं को स्वतंत्र नहीं रख सकती। इस तरह क्षेत्रीय विभिन्नताएं उनका अभिन्न हिस्सा होती हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों की वस्तुनिष्ठ तरीके से तुलना करना संभव नहीं है। चूँकि शैक्षिक प्रदर्शन एक विषयनिष्ठ मामला है, इसलिए एक ऐसी शैक्षिक संस्थाओं की तुलना संभव नहीं जान पड़ती। इस तरह ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। वर्तमान निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान हैं? तो कौन कौन से विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान हैं? ये हैं इसमें है सामुदायिक विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय, शोध विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय। तो इसमें सामुदायिक विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय, सामुदायिक विश्वविद्यालय और कौन सा, केंद्रीय विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय, 3 टाइप के हैं। मानद और शोध विश्वविद्यालय का वर्तमान भारत में स्वरूप नहीं है। ADE ना, ADE UGC आयोग ने विश्वविद्यालयों की सूची के तहत वर्तमान में भारत में निम्नलिखित विश्वविद्यालय विद्यमान है: केंद्रीय, राज्य, मानद और निजी। तो इसमें इन लोगों ने शोध विश्वविद्यालय का, अच्छा बी होना चाहिए इसका आंसर, ABDE, ठीक है। इसमें इन्होंने गलत दिया गया है, ठीक है। अगला है
कथन है भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम औपनिवेशिक काल में हुई थी। क्या है? आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना, ये बात सही है। हाँ, अगला कथन है ब्रिटेनी सरकार की भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार में वास्तव में रुचि थी। तो ये गलत है कि रुचि थी, बाकी पहला सही है। एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम औपनिवेशिक काल में हुई थी। उच्चतर शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था वर्ष 1823 की माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन की टिप्पणियों में दर्ज है, जिसमें अंग्रेजी एवं यूरोपीय विज्ञान को पढ़ाने के लिए विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया। बाद में लॉर्ड मैकाले ने वर्ष 1835 में अपनी टिप्पणियों में देश के निवासियों को बेहतर ढंग से अच्छे अंग्रेजी विद्वान बनाने के प्रयासों की वकालत की। इन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि यूरोपीय जो लाइब्रेरी होती है उसकी एक अलमारी में एक बुक जो होती है वो भारतीय साहित्य के बराबर होती है। मतलब इन्होंने बहुत भारतीय साहित्य को नीची दृष्टि से देखते हुए कहा था ये। तो हाँ, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? वर्ष 1854 में सर चार्ल्स वुड के पत्र, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ने प्राथमिक शिक्षा में विश्वविद्यालयी शिक्षा की उचित रूपरेखा तैयार करने की योजना बनाने की सिफारिश की। इसके माध्यम से स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा की सुसंगत नीति तैयार करने की योजना बनाई जानी थी। इसके पश्चात वर्ष 1857 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों विश्वविद्यालय के स्थापित किए गए। इसके बाद 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबद्ध क्षेत्रों में जानकारी और सहयोग को साझा करके विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1925 में अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड, जिसे बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के रूप में जाना जाने लगा, की स्थापना की गई। ब्रिटेन सरकार की भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार में वास्तव में रुचि नहीं थी। वे उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना अंग्रेजी भाषा के विस्तार द्वारा अपना समर्थन और कर्मचारी बनाने के लिए शिक्षा का कुछ हद तक विस्तार किए। इन लोगों की मन से यही थी कि हम जो ऐसा भारतीय बनाएंगे जो बाहर से भारतीय हो लेकिन अंदर से पूरा अंग्रेज हो, दिमाग सोच में। गद्यांश है इसके बाद। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो शेयर करते हैं, अगला उसका। ठीक है, नमस्कार।